के संपन्न करने का काम करते हैं। तो लैंगिक जनन का मतलब होता है क्या है? मतलब ऐसा जनन जहां पर युग्मक के द्वारा, के द्वारा मतलब कि दो पैतृक, ठीक है, दो पैतृक अर्थात हम कह सकते हैं नर एवं क्या रहेगा? मादा, ठीक है, नर एवं मादा। नई संतति क्या होता है? नई संतति का विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लैंगिक जनन बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं हम इन्हें? काम भाषा क्या बोलते हैं? युग्मकोद। इन्हें हम युग्मकोद भी कह सकते हैं। युग्मकोद भी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे युग्मक जनन के द्वारा एक नया प्राणी पैदा होता हो उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जनन जहाँ पे क्या होता है? एक नए प्राणी का विकास या क्या उत्पादन किसके द्वारा होता हो? लैंगिक जनन के द्वारा होता है, अर्थात युग्मकों के द्वारा होता हो। और यहाँ पे क्या होते हैं? नर और मादा दोनों पैतृक की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगा। यहाँ पे केवल एक के द्वारा क्या होता है? ये विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या है? ये क्या कैसे प्राणी होते हैं? ये युग्मकोद्भिद होते हैं। मतलब यहाँ पे युग्मक की क्या आवश्यकता होती है। अर्थात युग्मक क्या होता है? तो युग्मक का मतलब होता है क्या है? जनन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। या तो आप कह सकते हैं जनन कोशिका कह सकते हैं, जनन कोशिका, या आप कह सकते हैं क्या है? जन्म कोशिका, जनन कोशिका, या आप कह सकते हैं जन्म कोशिका कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? इनको आप कौन भाषा में कह सकते हैं? सेक्स सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? ये युग्मक होते हैं, ठीक है। युग्मक कोशिका क्या है? जनन कोशिका, जन्म कोशिका या सेक्स सेल क्या बोलते हैं? युग्मक कहा जाता है। जो नर युग्मक होती है, नर युग्मक क्या होते हैं? यदि हम बात करें, यदि पौधों की बात करें तो हम पुष्पी, जब पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधों में क्या पाई जाती है? परागकण होती है। क्या होती है? नर युग्मक परागकण होती है। और मादा युग्मक क्या होती है? मादा युग्मक होती है अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु, ठीक है। तो नर युग्मक क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं? ये युग्मक होते हैं। तो युग्मक होता है क्या? जनन कोशिका या जन्म कोशिका या सेक्स सेल को युग्मक कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? निषेचन नामक प्रक्रिया क्या होती है? पाई जाती है। कहाँ पर? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या पाई जाएगी? यहाँ पर पाई जाएगी निषेचन नामक प्रक्रिया क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है? कहता है युग्मकों के संलयन प्रक्रिया के द्वारा, युग्मकों के संलयन प्रक्रिया के द्वारा, युग्मकों के संलयन प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होना, युग्मनज का निर्माण होना ही, निर्माण होना ही क्या कहता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों के संलयन प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और जहाँ पे युग्मनज का निर्माण हो उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन नामक प्रक्रिया कहा जाता है। और ये निषेचन नामक प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? जहाँ पे लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक्स और एक्स वाई था, मतलब नर युग्मक और मादा में कौन सा था? ये मादा है और ये कौन सा है? ये नर होते हैं। जब दोनों में आपस में संयुग्मन होता है तो बनता क्या है? यहाँ पे बनता है युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको निषेचन का बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको निषेचन कहते हैं। जहाँ पे नर और मादा युग्मक दोनों क्या हो? आपस में संलयित। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हो? संलयित हो तो उसको क्या बोलेंगे? निषेचन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसको निषेचन कहते हैं।
और यूनिट बना, यूनिट के बाद क्या बनता है, यूनिट के बाद बनता है भ्रूण बनता है, क्या बनता है, भ्रूण बनते हैं। अब भ्रूण के बाद क्या बनता है, भ्रूण के बाद बनता है फीटस बनता है, और फीटस के बाद क्या बनेगा, शिशु बनता है। ठीक है, तो यह अवस्था पाई जाती है। तो निषेचन के द्वारा क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो मादा युग्मक और जो नर युग्मक है जब आपस में संयुग्मित होते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे युग्मनज बनता है, और युग्मनज किसमें बदल जाता है, भ्रूण में परिवर्तित होता है। अब भ्रूण फीटस में, और फीटस के बाद क्या होता है, शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं निषेचन के प्रकार। क्या थे, किस क्या आते हैं, क्या थे, निषेचन के प्रकार। तो निषेचन कितने प्रकार करते हैं, यह क्या होता है, दो प्रकार होता है। क्या होता है, यह दो प्रकार, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला क्या होता है, पहला होता है अंतर निषेचन। क्या होता है, अंतर निषेचन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वाय निषेचन। हम पहले जानते हैं अंतर निषेचन क्या होता है। तो अंतर निषेचन की विशेषता क्या है कि जब युग्मकों का संयुग्मन, युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर निषेचन बोलते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, इसमें क्या पाई जाती है, अंतर निषेचन पाई जाती है। अंतर निषेचन मतलब जहाँ पे युग्मकों का संयुग्मन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। जैसे उदाहरण में क्या है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब हो गया, इनमें क्या पाई जाती है, इनमें अंतर निषेचन पाया जाता है। ठीक है, और वाय निषेचन उसका क्या है, जब युग्मकों का संयुग्मन, जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के बाहर होता हो। कहाँ होता है, बाहर होता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे वाय निषेचन बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा मछली और मेंढक। मछली मेंढक में क्या पाई जाती है, वाय निषेचन पाई जाती है। वाय निषेचन मतलब जब युग्मकों का संयुग्मन क्या होता है, मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, वाय निषेचन बोलेंगे। अंतर निषेचन मतलब जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर होता हो। जब मादा शरीर के अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे, अंतर निषेचन। जब मादा शरीर के बाहर हो तो उसे क्या बोलेंगे, वाय निषेचन। अंतर निषेचन मतलब जब युग्मकों का संयुग्मन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर हो, और जब वाय निषेचन मतलब मादा शरीर के बाहर हो तो उसे क्या बोलेंगे, निषेचन बोलते हैं। अब हम आते हैं, क्या है, हम पढ़ते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में क्या पढ़ेंगे, हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या है, आखिर पुष्प क्या होता है, पुष्प क्या है। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प पादप की परिपक्वता दर्शाता है। क्या करता है, पादप की परिपक्वता को क्या करता है, ये पुष्प क्या करता है, पादप की परिपक्वता दर्शाता है। मतलब कि पादप क्या हो गया है, परिपक्व हो गया। मतलब कि जो पौधा है ये अपने ही समान एक नई संतति क्या कर सकता है, बढ़ावा कर सकता है। अर्थात इस पादप के द्वारा एक नए पौधे क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पुष्प कह सकते हैं। तो पुष्प कब पौधे निकलता है, जब पौधा क्या रहता है, परिपक्व रहता है। अर्थात पौधे क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। जब पौधा मेच्योर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, परिपक्वता बोलते हैं। ठीक है, और जो पुष्प होती है, ठीक है, ये जो पुष्प होता है तो पुष्प किसका रूपांतरित भाग होता है, तो पुष्प क्या होता है, पुष्प कलिका का रूपांतरित भाग होती है। किसकी भाग होती है, रूपांतरित भाग होती है, किसकी, कलिका की।
तो पुष्प किसका भाग होता है? कलिका का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, और इसको सूचना किसके द्वारा प्राप्त होता है कि पुष्प का विकास होना है, तो इसको सूचना कौन देता है? तो इसको देते हैं फ्लोरीजीन्स नामक एंजाइम जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये पुष्पों को या पादपों को सूचना प्रदान करते हैं कि आपको क्या निकलना है, पुष्प क्या विकसित करना है। ठीक है, और इसके बाद इन पौधों को प्रेरित कौन करता है? ठीक है, तो उसको प्रेरित कौन करता है कि आपको क्या करना है, पुष्प का विकास करना है? तो कौन करता है? कौन करता है? एफसीसी का अम्ल करते हैं। कौन करते हैं? एफसीसी का अम्ल क्या करता है? पौधे को प्रेरित करता है। और सूचना कौन लेके आता है? फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस सूचना लेके आती है और प्रेरित कौन करता है? एफसीसी का अम्ल। उसको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? सभी गौण लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? यहाँ पे सभी गौण लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? यहाँ पे लक्षणों का विकास होता है। क्या होता है? यहाँ पर सभी गौण लैंगिक लक्षणों क्या होता है? यहाँ पे विकास होता है। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है? तो जो पुष्प होता है पादप की परिपक्वता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पौधे की परिपक्वता दर्शाता है कि पौधा क्या हो गया है? परिपक्व हो गया है। फिर क्या कहता है? पुष्प किसका भाग होता है? तो पुष्प कलिका का रूपांतरित भाग होता है। क्या होता है? रूपांतरित भाग होता है। फिर पुष्प को सूचना कैसे मिला? तो उसको फ्लोरीजेंस ने उसको सूचना दिया था। और उसको प्रेरित किसने किया? पुष्प को उत्पन्न होने के लिए तो एफसीसी अम्ल ने क्या दिया? उसको प्रेरित किया कि क्या करना है? पुष्प का विकास करना है। और जो पुष्प होता है यह सभी क्या करता है? सभी गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। क्या करता है? सभी गौण लैंगिक लक्षण, मतलब कि नर और मादा अंगों क्या होता है? विकास करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह पादप क्या होता है? यह पादप का रंग बिरंगा भाग होता है। क्या होता है? यह पादप का रंग बिरंगे भाग होते हैं। ठीक है, ये पादप कौन सा भाग होता है? ये रंग बिरंगे भाग होते हैं, जिससे क्या होता है? कीड़े मकोड़ों के तन में आकर्षित किया जाता है। और यही पुष्प आगे चल के क्या होता है? बीज एवं फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब पुष्प के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प के आधार पर पादप के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पुष्प के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला कौन सा हो जाएगा? एक लिंगी पुष्प और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या है? नर एवं मादा क्या हो? नर एवं मादा दोनों अलग अलग पादप पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? दोनों अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी पौधा बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या आ जाएगा? जैसे हम बात करें जिसकी पपीता की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर इसके बाद हम आंवला की बात कर सकते हैं। इन चीजों की हम बात कर सकते हैं जो एक लिंगी होती है, जिसपे या तो नर पाया जाएगा या तो मादा। नर और मादा दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। और द्विलिंगी मतलब जब नर एवं मादा दोनों जनन एक ही पादप या पुष्प में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। पुष्प में पाए जाते हैं। हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा हमारे पास? उदाहरण हो जाएगा हमारे पास जैसे गेहूँ, चना, मटर, अरहर, सरसों। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब एक ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो? नर और मादा दोनों पाए जाए, उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी बोलेंगे। और एक लिंगी मतलब जब नर और मादा दोनों क्या होते हैं? दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों
अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। जब दोनों अलग अलग पौधे पाए जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, एक लिंगी पौधा बोलेंगे। और जब दोनों क्या हो, एक ही पौधे पर पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पौधा कहा जाता है। ठीक है। और एक टर्म और है, इस पे बोलते क्या, एक होता है मोनोकार्पिक, एक होता है मोनोकार्पिक, दूसरा क्या होता है, एक होती है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या है, ऐसे पादप जिनके संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प निकलते हों। पूरा जीवन काल में खाली एक बार पुष्प निकलता है। जैसे वाकई से गेहूं, चना, मटर, हम मतलब ये कह रहे हैं, जैसे मोनोकार्पिक का मतलब होता है क्या, जैसे मोनोकार्पिक का मतलब होता क्या है कि ऐसे पौधे की बात हो रही है जिनको उगाएं और बाद में क्या है, उनमें खाली एक बार पुष्प मिलती है। जैसे गेहूं है, गेहूं की बुआई करने के बाद उनमें कितनी बार फल प्राप्त होता है, एक ही बार प्राप्त होती है। धान में एक ही बार प्राप्त होता है, मक्के में एक बार ही। क्या फल तोड़ने के बाद फिर दोबारा मिलता है क्या उसमें, नहीं ना। तो वही बात है, जब ये मोनोकार्पिक का मतलब होता है क्या, एक ऐसे पौधे की बात हो रही है जिनका संपूर्ण जीवन काल में खाली एक बार उनमें पुष्प निकलता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। अब पॉलीकार्पिक मतलब एक ऐसे पौधे की बात हो रही है जिनके संपूर्ण जीवन काल में क्या होता है, अनेकों बार पुष्पन होता है। जैसे आम, महुआ, नीम, सरसों, पीपल, नहीं सरसों नहीं, पीपल, ये सब हो गया। मतलब ऐसे पादप जिनके संपूर्ण जीवन काल में अनेकों बार पुष्प निकलते हो, अनेकों बार क्या निकलते हो, पुष्प निकलते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक बोलते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण जैसे आम हो जाएगा, नीम हो जाएगी, पीपल, मतलब कि एक ऐसे पौधे की बात है जिनमें क्या होता है, अनेकों बार पुष्पन होता है। मतलब कि जैसे 20 साल पौधे की आयु है तो 20 बार होगा, या क्या 18 बार होगा, 15 बार, मतलब अनेकों बार पुष्पन होता हो। अब मोनोकार्पिक मतलब क्या होता है, खाली एक बार पुष्प निकलता है। क्या निकलता हो, एक बार पुष्प निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। और जिसमें अनेकों बार निकले उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। ठीक है। तो मोनोकार्पिक मतलब एक बार पुष्पन होता है, और पॉलीकार्पिक मतलब अनेकों बार निकलते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम पुष्प के हम भाग की बात करते हैं। तो पुष्प के क्या होते हैं, पुष्प में निम्न कितने भाग होते हैं, निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके पास, पुष्प के भाग, पुष्प के पास निम्न 4 भाग होते हैं। नंबर पहला क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर मतलब नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग। फिर इसके बाद जायंग मतलब मादा भाग होती है। क्या होती है, मादा भाग होती है। फिर इसके बाद एक होती है वाह्य दल होता है। ठीक है, जो पत्ती की समान संरचना होती है। कैसी होती, पत्ती के समान हरा संरचना, हरा संरचना जो होती है, तो उसको कहते हैं वाह्य दल बोलते हैं। और इसके बाद चौथा होता है, क्या होता है, दल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। पंखुड़ी मतलब रंग बिरंगी भाग। ठीक है। तो पुष्प का जो क्या होता है, रंग बिरंगा भाग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। तो पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। नंबर पहला पुंकेसर, जहाँ पे नर भाग होती है। जायांग का मतलब मादा भाग होती है। वाह्यदल का मतलब पत्ती के समान हरी संरचना, जो पत्ती के समान जो पुष्प नहीं होता उसमें जो पत्ती के समान हरी संरचना, तो उसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, वाह्य दल बोलते हैं। और दल का मतलब क्या होता है, पुष्प का क्या होता है, रंग बिरंगे भाग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंखुड़ी बोलते हैं या दल बोलते हैं। ठीक है। और पुष्प के क्या निम्न भाग भी होते हैं, जैसे ठीक है। तो हमारे पास ये जो फ्लावर्स होता है, तो फ्लावर में क्या है कि जो हमारे पास ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, हमारे पास ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, ये स्टिग्मा होती है। ठीक है। और ये वाला भाग क्या होता है हमारे पास, ये स्टाइल होती है, ये वर्तिका होती है, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है। और जिस भाग से लगे होते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, उस भाग को बोला जाता है ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्लावर है। ठीक है। ये जो फ्लावर का पार्ट्स होता है, ये नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या है, कोई क्या है यहाँ से तना जुड़ी होती है। ठीक है। ये तना जुड़ा होता है, इस तने में क्या है, ये फ्लावर्स निकल के बाहर आते हैं। तो जो फ्लावर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो ये माउथ वाला भाग है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा मतलब इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। जो क्या करता है, जो किसी प्रकार के क्या परागकणों को पहचानने तो उसको क्या करता है, अंदर लेने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। सेकेंड क्या होती है, स्टाइल। स्टाइल मतलब वर्तिका होती है। क्या होती है, ये वर्तिका होती है। ये वाला जो भाग हमारे पास, ये जो यहाँ से भाग नहीं गया, ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, इसे वर्तिका बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, पॉलन ट्यूब होती है, जो हमारे पास जो इसके अंदर एक ट्यूब बना हुआ है उसको पॉलन ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर से क्या होते हैं, परागकण कहाँ पहुँचते हैं, फ्लावर के क्या है, ओव्यूल के पास पहुँचते हैं, मतलब बीजांड के पास पहुँचते हैं। और ये सारे भागों को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल मतलब पुष्प योनि कहा जाता है। ठीक है। फिर एक होता है कि यहाँ पे ओवरी पाई जाती है, पुष्प का फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। और ओव्यूल होता है, बीजांड होते हैं जो छोटे छोटे, जहाँ पे क्या होता है, बीज बनता है। पुष्प का वह भाग जो आगे चल के क्या बदल जाता है, बीज में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। और पुष्प का वह भाग जो आगे चलकर बीज में परिवर्तित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। अब पुष्प का वह भाग जो आगे चल के फल में परिवर्तित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे अंडाशय अर्थात ओवरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसको ओवरी बोलते हैं। और इसके पास जो हमारे पास जो सेपल है, तो सेपल का मतलब क्या होता है, पुष्प का हरा भाग। पुष्प क्या होते हैं, हरे भाग होते हैं, पुष्प के हरे भाग को क्या बोलते हैं, सेपल कहा जाता है। ठीक है। अब पुष्प का जो कलरफुल भाग है, जो रंग बिरंगा भाग है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेटल। पेटल मतलब इसको दल बोलते हैं, या दल बोलते हैं, या उसको क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलते हैं। जो क्या करता है, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी कहा जाता है।
ठीक है। और इसके बाद क्या होता है इनके पास, ये जो अंतर होता है, अंतर क्या होते हैं, इन्हें परागकोश कहा जाता है, जिनमें क्या होता है परागकणों का संचय होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। और इसके पास एक छोटा सा क्या होता है तंतु होती है, जिसे क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं स्टेमेन, मतलब पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, छोटी सी पुष्प की क्या थी संरचना थी। ठीक है, ठीक है। तो जो पुष्प भाग होते हैं, पुष्प के निम्न भाग भी होते हैं, पुष्प के कुछ अन्य भाग। ठीक है, तो पुष्प के बहुत सारे भाग होते हैं। पहला क्या होता है, हम बात करें जो पहला होता है, तो पहला क्या होता है फ्लोरल फिलामेंट होता है। क्या होता है, फ्लोरल फिलामेंट होता है। दूसरा क्या होता है, पेरिसेल होता है। तीसरा रिसेप्टाकिल होता है। नंबर चौथा थैलमस होता है। फिर नंबर पांचवा पेरियंथ होती है। नंबर 6 इनफ्लोरेसेंस होता है। नंबर 7वां फ्लोरल एक्सिस होती है। नंबर 8वां एंड्रोसियम होता है। नंबर 9वां गाइनोसियम होता है। नंबर 10वां क्या होता है, सेपल होता है। नंबर 11वां कैलिक्स होती है। नंबर 12 पेटल होता है। नंबर 13 कोरोला होता है। नंबर 14 कार्पल होता है। नंबर 15 पिस्टिल होती है। नंबर 16 ओवरी होता है। नंबर 17 स्टाइल होता है। नंबर 18 स्टिग्मा होता है। नंबर 19 पोलन ट्यूब होता है। नंबर 20 ओव्यूल होता है। नंबर 21 प्लेसेंटा होती है। नंबर 22 एग होती है। नंबर 23 कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। नंबर 24 स्टेमन होता है। 25 क्या होता है, फिलामेंट होता है। नंबर 26 क्या होगा, एंथर होगा। 27 क्या होगा, पॉलन होगा। नंबर 28 पॉलन ग्रेन्स होगा। 29 क्या होगा,
नेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे नंबर 13। तो ऐसे क्या है, पुष्प के बहुत सारे भाग होते हैं जिसको क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो पहला क्या होता है, फ्लोरल फिलामेंट होता है, दूसरा पेडिसेल होता है, तीसरा रिसेप्टाकिल्स होता है, इसके बाद थैलमस भाग होती है, इसके बाद पेरियंथ होता है, इनफ्लोरोसेंस, फ्लोरल एक्सिस, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, कैलिक्स, पेटल, कोरोला, कार्पल, पिस्टिल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, ओवरी, प्लेसेंटा, एग, कीमोरिसेप्टर, स्टेमेन, फिलामेंट, एंथर, पॉलन, पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर्स। ये क्या होते हैं, पुष्प की क्या है, ये अनेकों भाग होते हैं जिसको क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे एक एक पॉइंट करके बताते जाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास किसी पौधे का क्या होता है, एक तना होता है। ठीक है, ये हमारे किसी पौधे का तना है, तो जो तना होता है तो यहाँ से क्या होता है, एक यहाँ से एक भाग निकल के आता है, ये इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो भाग है, ये जो भाग निकला है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फ्लोरल फिलामेंट बोलते हैं। फ्लोरल फिलामेंट का मतलब होता है क्या है, पुष्प तंतु होता है। क्या होता है, पुष्प तंतु। तो पुष्प का वह भाग जो पुष्प को क्या करता है, तने से जोड़ने का काम करता है। पुष्प का वह भाग जो पुष्प को क्या करता है, तने से जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरल फिलामेंट बोलते हैं, या पुष्प तंतु बोलते हैं, या पुष्प वृंत भी कह सकते हैं। तो पुष्प तंतु में क्या है, पुष्प का वह भाग जो पुष्प को कहाँ जोड़ता है, तना से जोड़ने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिसेल बोलते हैं, मतलब डंठल कहते हैं। और डंठल कहाँ पाया जाता है, केवल सरसों में पाई जाती है। किसमें, सरसों में पाई जाती है। मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, उनका जो पुष्प होता है ना, अकेले के लिए तने जुड़ा होता है, अकेले। जैसे सरसों ही था, सरसों देखे होंगे कि इसके पास एक बीच में तना होती है सरसों में, ये जो तना होता है, तो तने से क्या होते हैं, सिंगल सिंगल फूल जुड़े होते हैं ना, सिंगल सिंगल फूल जुड़े होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, इसको डंठल वाला भाग बोलते हैं। तो डंठल पुष्प का वह भाग जो केवल एक पुष्प को तने से जोड़ने का काम करता है। तो डंठल क्या होता है, तो डंठल होता है क्या, पुष्प का वह भाग जो अकेले पुष्प को तने से जोड़ने का, मतलब सिंगल फ्लावर, इट अटैच ए सिंगल फ्लावर। क्या, सिंगल फ्लावर, जो किसको जोड़ता है, सिंगल फ्लावर को जोड़ने का काम करता है, मतलब अकेले पुष्प को जोड़ने का काम करता है, सिंगल फ्लावर को। तो उसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पुष्प का फूला हुआ भाग है, इसी को क्या बोलते हैं, रिसेप्टाकिल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस। तो थैलमस या रिसेप्टाकिल पुष्प का फूला हुआ भाग होता है जहां से पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो पुष्प के सभी भाग जहां से आके जुड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रिसेप्टाकिल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से बन के निकलता है। ठीक है, तो ये जो जहां से भाग निकला, जहां से उत्पत्ति हुआ, ये वाला भाग, ये जो उत्पन्न जो भाग है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। फ्लोरल एक्सिस क्या है, पुष्प का वह भाग जो कहा क्या होता है, जहां से पुष्प के सभी भागों क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो फ्लोरल एक्सिस क्या है, तो पुष्प का वह भाग जहां से पुष्प के सभी भागों क्या होती है, उत्पत्ति है, विकास होता है। तो पुष्प के सभी भागों जहां से उत्पत्ति या विकास होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहा जाता है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा, हमने बोला था इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस किसका क्या, पुष्प क्रम होता है। क्या होता है, पुष्प क्रम। पुष्प क्रम इसका क्या है, पुष्प क्रम का मतलब होता क्या है, यह पुष्प के सभी भागों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। पुष्प क्रम क्या है, यह पुष्प के सभी भागों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। पुष्प क्रम क्या है, तो पुष्प क्रम पुष्प कैसे भाग जो पुष्प को क्या करते हैं, सभी भागों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। फिर इसका आपने देखा होगा कि लिखा गया होगा पेरियंथ लिखा होगा। तो पुष्प के ऐसे भाग जो जन्म प्रक्रिया में सहायक न हो, पुष्प के ऐसे भाग जो जन्म प्रक्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? पेरियंथ कहलाता है। पेरियंथ मतलब पुष्प के ऐसे भाग जो जन्म प्रक्रिया में सहायक न होते हो, जैसे वाह्य दल और दल। तो वाह्य दल और दल एक पेरियंथ भाग होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ऐसे पार्ट्स होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब ये क्या है, किसी भी प्रक्रिया में इनके सहायक नहीं होते, मतलब इनका क्या निषेचन में कोई योगदान नहीं होती, जिसे क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, जैसे वाह्य दल और दल होते हैं। फिर इसके बाद यहां से इस तरीके से एक भाग निकल जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो इस तरीके से भाग निकल जाता है यहां से इस तरीके से, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेपल बोलते हैं। सेपल मतलब वाह्य दल बोलते हैं। तो पुष्प में हरे संरचना को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। मतलब पुष्प में जो हरा संरचना होती है, पुष्प में जो हरी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। जो पुष्प में हरी संरचना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सेपल कहा जाता है। और यदि यही वाह्य दल यदि समूहों में पाया जाए, इसे क्या बोलेंगे? वाह्य दल पुंज बोलेंगे, मतलब कैलिक्स बोलेंगे। कैलिक्स क्या है? जब वाह्य दल समूहों में पाया जाए। वाह्य दल क्या हो? जब वाह्य दल समूहों में पाया जाए। वाह्य दल के समूहों को क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहा जाता है। वाह्य दल के समूहों को कैलिक्स कहा जाता है। वाह्य दल के समूहों को कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, और पुष्प में क्या होता है? यहाँ से एक रंग बिरंगा भाग निकल के आता है इस तरीके से। जो पुष्प में रंग बिरंगा भाग सूचक बोलते हैं पेट्रल बोलते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। पुष्प के रंग बिरंगे भाग को क्या बोलते हैं? दल कहा जाता है। पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। जो कीड़े मकोड़ों क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यही दल जब समूहों में पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दल पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दल पुंज, मतलब कोरोला। कोरोला क्या है कि जब दल समूहों में पाया जाए, जब दल क्या हो? ढेर सारे समूहों में पाया जाए, मतलब कि जब दल ढेर सारी संख्या में पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? दल पुंज कहा जाता है। और इंग्लिश भाषा से क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। समझ में आ गया? कोरोला कैलिक्स क्या है? कैलिक्स उसका क्या है? जब सेपल समूहों में पाया जाए तो उसे कैलिक्स बोलते हैं, और जब दल समूह में पाया जाए तो उसे कोरोला बोलते हैं। दल समूह में पाया गया तो कोरोला है, यदि वाह्य दल समूह में पाया गया तो उसे वाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स कहा जाता है। और इसके बाद ये जो हमारे पास टोटल भाग बना है, इस भाग को बोलते हैं हम पिस्टिल बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? हम कार्पल बोलते हैं। तो ये पुष्प के मध्य में एक फ्लास्क शेप में पाए, मतलब घड़े के आकार की संरचना पाए जाते हैं, या सुराही कह सकते हैं। पुष्प के मध्य में सुराही के समान संरचना को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या पुष्प योनि कहा जाता है। पिस्टिल या पुष्प योनि या क्या कार्पेल का मतलब होता है क्या? पुष्प के मध्य पाई जाने वाली सुराही के समान संरचना को, पुष्प के मध्य में पाई जाने वाली सुराही के समान संरचना को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ओवरी होती है, दूसरा क्या होता है? स्टाइल होता है, तीसरा क्या होता है? स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा इसका क्या है? वर्तिकाग्र होती है, जो क्या होता है? पुष्प योनि का सबसे शीर्ष भाग होता है, जहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे परागकण आके पहुँचते हैं। ठीक है, और जो स्टाइल होती है, स्टाइल को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं? इसको हम शैली भी कहते हैं। तो क्या होता है? एक लचीला भाग होता है। क्या होता है? यह पुष्प योनि का लचीला भाग होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यह क्या करता है? यह अंडाशय को क्या करता है? वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करता है। अंडाशय को वर्तिकाग्र से क्या है?
तो ये पुष्प योनि का फूला हुआ भाग, ये जो पूरा फूला हुआ भाग है, तो पुष्प योनि का फूला हुआ भाग, पुष्प योनि का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। और यही ओवरी आगे चल के किसे हो जाती है? फल में परिवर्तित हो जाती है। यही ओवरी या पुष्प योनि आगे चल के क्या होती है? फल में परिवर्तित हो जाती है। कौन परिवर्तित होता है? ओवरी। ओवरी अंडाशय, अंडाशय किसे बदलता है? फल में परिवर्तित होता है। और इसी के अंदर एक चेम्बर जैसी संरचना पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको ओव्यूल बोलते हैं, मतलब बीजाणु। मतलब पुष्प में गेंदे के समान संरचना में, या पुष्प के अंदर एक गेंदे के समान संरचना में पाई जाने वाली क्या है? भाग को क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, जो आगे चल के किसमें हो जाती है? जो आगे चल के बीज में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और जो इनके पास जो अंडे होते हैं, जो एग होता है, ये क्या होता है? आगे मैच्योर होकर के अंडाणु का निर्माण करते हैं, जो निषेचन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो पुष्प होते हैं, तो पुष्प में क्या होता है? इस तरीके की संरचना पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। जो इस तरीके से संरचना पाई जाती है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम फिलामेंट। फिलामेंट मतलब होता है क्या? तंतु होता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम एंथ है, मतलब परागकोश होती है। तो परागकोश क्या होती है? एक थैले समान संरचना होती है। क्या होती है? पुष्प का नर भाग के ऊपर का जो थैले समान संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे परागकोश कहा जाता है। और इसी परागकोश में क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो फिलामेंट होता है क्या होते हैं? ये तंतु होते हैं। और जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो डॉटर हमने बनाया है, ये तो परागकोश था, और ये डॉटर इसका नाम क्या है? परागकण है। जो क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, जिससे क्या होता है? निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। क्या होती है? निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परागण। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परागण। परागण हम लोग पढ़ते हैं परागण। पढ़ते हैं परागण का मतलब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन तो होता क्या है? परागण का मतलब होता क्या है? जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या होता है? परागण। परागण क्या है? जब परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे क्या बोलते हैं? उसे परागण कहते हैं। परागण क्या है कि मतलब हमारे पास पुष्प है, तो हमारे पास क्या है? परागकोश है। क्या है? ये परागकोश होते हैं। तो यहाँ पे जो परागकण था, परागकण यहाँ से निकला, कहाँ पहुंच गया? वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया, तब उसे क्या बोलेंगे? तब उसे बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण। परागण क्या है? परागकण का परागकोशों से निकलना और कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र के पास पहुंचना। परागकण का परागकोश से निकलना, कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र के पास पहुंचना, तो उसे क्या बोलेंगे? परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। यदि विपरीत पुष्प हो गया तो उसे परपरागण कहते हैं, ठीक है। परागण के प्रकार ये क्या होते हैं? ये क्या 2 प्रकार के होते हैं? ये क्या होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं? नंबर पहला
स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? परपरागण। परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में ही अंतर है कि सेल्फ पूछता क्या है? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता क्या है? जब परागकण पराग से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। और परपरागण क्या होगा? जब परागकण पराग से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं? परपरागण। जब परागकण परागकोश से निकलकर परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है। समान पुष्प पर क्या होता है? पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। जैसे जैसे पहले क्या था? लाल गुड़हल था, लाल गुड़हल था और इसका कहाँ पूछा? लाल गुड़हल के पास ही पहुंचा तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। मतलब कि लाल गुड़हल था और लाल गुड़हल के ही पास पहुंचा है तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। यदि ने परपरागण कर दिया तो जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? परपरागण बोलेंगे। स्वपरागण क्या है? कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? परपरागण। परपरागण क्या होता है? जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है, किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे परपरागण बोलेंगे। जैसे लाल गुड़हल का किसके साथ हो जाएगा? सफेद गुड़हल के साथ हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे परपरागण। परपरागण क्या है? कि जब लाल गुड़हल का किसके साथ निषेचन हो गया? सफेद गुड़हल के साथ हो गया है तो उसे क्या बोलेंगे? परपरागण बोलेंगे। और परपरागण में किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो कीट पतंग होते हैं उनकी क्या होती है? इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे परपरागण के माध्यम की आवश्यकता क्या हो जाएगी? तो माध्यम जैसे हो जाएगा इनके पास, जैसे हवा हो जाएगी, फिर इसके बाद कीट पतंगे हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जल हो जाएगी, फिर इसके बाद चमगादड़ हो जाएगा, पक्षी हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे। इनकी क्या होती है? ये माध्यम होते हैं। किसके माध्यम होते हैं? परपरागण। तो परपरागण के माध्यम की आवश्यकता किसकी होती है? कीड़े मकोड़ों की हो गया। ठीक है, फिर इसका हवा का हो गया, जल का हो गया, ये क्या होते हैं? इनके माध्यम होते हैं। यदि माध्यम नहीं होगा तो परपरागण संपन्न नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्वपरागण से लाभ एवं हानि। तो इधर हो जाएगा लाभ, इधर हो जाएगा हानि। लाभ यह होता है इनके पास कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वपरागण पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होता है। क्या होता है पौधा?
पौधा द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब जब नर और मादा क्या हो, दोनों पाए जाए। जब नर और मादा क्या हो, दोनों एक ही पौधे पर पाए जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। और जब नर और मादा दोनों क्या हो, अलग अलग पौधे पर पाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एक लिंगी पौधा कहा जाता है। तो द्विलिंगी पौधे होते हैं, इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं, जैसे कीट पतंग हवा इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और हानि अभी बता रहे हैं। तो लाभ में क्या होगा, पहला पॉइंट हो गया, इन्हें क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। दूसरी, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या प्राप्त होगी, शुद्ध जाति क्या होती है इनके पास प्राप्त होती है। शुद्ध जाति मतलब जब क्या एक ही समान की जाति होगा तो हमेशा, जैसे लाल गुलाब का लाल गुलाब के साथ है, जैसे सफेद गुलाब का सफेद गुलाब के साथ है, लाल गुलाब का लाल गुलाब के साथ, जैसे पीला सरसों तो पीला सरसों के साथ होगा। जब सेम जाति होगी, एक ही जाति बार बार होती है तो हमेशा क्या मिलेगी हमको, शुद्ध जाति मिलेगी। ठीक है। और नंबर नेक्स्ट, इनमें जो होते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं इनके पास पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद कम समय में इनके पास क्या होता है, परागण होता है। क्या होता है, परागण होता है। इनमें परागण के लिए क्या लगता है, कम समय लगता है। परागण के लिए कम समय लगता है, इनके पास परागण के लिए क्या लगता है, कम समय लगता है। ठीक है। परागण के लिए क्या लगता है, कम समय लगता है। और हानि क्या हो जाएगा, हमेशा शुद्ध जाति, हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होने से, हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होने से यह विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, कगार के पास आ गए हैं। मतलब कि हमेशा जब शुद्धि जाति प्राप्त होगा तो वातावरण का दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते जा रही है। मतलब कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रभाव इनके ऊपर डालता जा रहा है, जिससे इनके शरीर में बदलाव न होने के कारण ये पौधे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होने की क्या है, कगार पर आ चुके हैं। पौधे क्या आ चुके हैं, विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। ठीक है। इनमें क्या होती है, इनमें पैदावारी क्या होती है, कम होती है। इनकी पैदावारी क्या होती है, कम होती है। इनमें पैदावारी क्या होगी, एकदम कम होगी, ना के बराबर होते हैं। ठीक है। इनमें क्या होती है, पैदावारी कम होती है, ना के बराबर होता है। ठीक है। इससे क्या होती है, आर्थिक स्थिति में क्या होती है, गिरावट होती है। जैसे क्या होता है, जब पैदावारी कम होगा तो श्योर सी बात है किसान को क्या होगा, हमेशा घाटा होगा। हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होने से क्या होगी, ये विलुप्ति के कगार पर जाने लगे हैं। इनकी पैदावारी क्या होती है, कम होती है। पैदावारी कम होने से क्या होती है, किसान को क्या होगा, हमेशा हमेशा घाटा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद पर परागण से लाभ और हानि क्या होगा, इससे लाभ और हानि। लाभ ये होगा कि हमेशा कौन सी जाति मिलेगी हमको, हमेशा संकर जाति क्या होती है, संकर जाति प्राप्त होती है। संकर जाति मतलब माता पिता से कैसी भिन्न जाति मिलेगी, माता पिता से क्या होगी, भिन्न जाति। माता पिता से भिन्न जाति क्या बोलेंगे, पर परागण के क्या होते हैं, ये लाभ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या होता है, पैदावारी क्या होगी, इनमें पैदावारी ज्यादा होता है। क्या होता है, पैदावारी में क्या होती है, ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक क्या होता है, वातावरण के प्रभावी जाति होती है। क्या होती है, वातावरण की प्रभावी जातियां होती हैं। वातावरण क्या होती है, ये प्रभावी जाता होगा, पैदावारी ज्यादा होगा, और क्या होगा, ये संकर जातियां होती हैं। और हानि क्या है, हानि ये है कि इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होगी तो श्योर सी बात है, इनमें क्या होगा, परागण में क्या होता है, लंबा समय लगता है। क्या होता है, लंबा समय लगता है। ठीक है। परागण के लिए क्या लगेगा, इनके पास लंबा समय लगेगा। मतलब कि जब कीट पतंग आएंगे तब जाकर उसका क्या होगा, ट्रांसफर होता है। ये होता है ना, जब कीट पतंग आए तब उसको ट्रांसफर करेंगे, जब कीट पतंग आए तब ले जाएंगे उसको। तो क्या होता है, कभी कभी परागकण क्या कहते हैं,
सूख जाते हैं। क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है, परागकण इनके सूख जाते हैं। और ये पौधे फिर क्या जाते हैं, ये भी पौधे क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। ये पौधे क्या होते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। उनकी हानि ये है कि जब क्या होगा, जब इनमें परागकण के माध्यम की आवश्यकता होती है, जब माध्यम नहीं मिलेगा तो क्या हो जाते हैं, ये विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद परागण एवं निषेचन में अंतर। परागण एवं निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में क्या अंतर है? परागण क्या होता है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। परागण क्या है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। और निषेचन क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया। क्या है? यह रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, यह क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। और निषेचन क्या है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक मतलब होता क्या है, भौतिक प्रक्रिया। मतलब परागण के बाद क्या बनता है, परागण के बाद निषेचन आता है। क्या आता है, निषेचन आता है। और इसमें निषेचन के उपरांत क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है। ठीक है। और इसके बाद ये जो परागण होता है, परागण होना क्या है, ये निश्चित थोड़ी होता है कि क्या है, बेबी बर्थ होगा या नहीं होगा। वो तो निषेचन सुनिश्चित करता है बेबी बर्थ होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो निषेचन के द्वारा क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। और परागण के द्वारा क्या होता है, निषेचन एवं प्रक्रिया क्या होती है, सुनिश्चित होती है। परागण के द्वारा क्या होता है, निषेचन एवं प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। और निषेचन के द्वारा क्या होता है, किसी बीज का बनना क्या होता है, सुनिश्चित या निर्धारित होता है। ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।